आज का टॉपिक है अधिगम का संगठन। प्रश्न यह है कि अधिगम के संगठन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न को अगर हम पढ़ते हैं तो अधिगम के संगठन से आप क्या समझते हैं। अधिगम जिसका मतलब सीखना और सिखाना। संगठन कोई भी जब हम काम करने चलते हैं तो उसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब तक उसका हम संगठन नहीं करते हैं तब तक हम उस कार्य को भली भांति संपादित नहीं कर पाते हैं। यहाँ प्रश्न है अधिगम के संगठन से आप क्या समझते हैं, यानी सीखने के लिए संगठन की आवश्यकता। इसको हम ऐसे अगर पढ़ते हैं, सीखने के लिए संगठन क्यों जरूरी है, सीखने में संगठन की क्या भूमिका है, सीखने के लिए संगठन की क्या आवश्यकता है। सीखने के लिए अगर हम संगठन नहीं बनाएंगे, संगठन की आवश्यकता हमें महसूस नहीं होगी, तो जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं उसमें हम क्रमबद्धता नहीं ला पाएंगे, और जब तक क्रमबद्धता नहीं आएगी तब तक हम उद्देश्यपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम एक उद्देश्य लेकर चलते हैं कि यह हमें सीख जाना है, तो उस उद्देश्य के पीछे कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं जिस पर ध्यान देना हमें बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि हमें यहाँ से पटना जाना है। यह हमारा उद्देश्य हो गया। पटना जाने के रास्ते में हमें बहुत से ऐसे बिंदु मिलते हैं जिनका अनुसरण करना ज़रूरी हो जाता है। हम सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं, इस बात को भी देखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम पटना रास्ते में जा रहे हैं, अगर बीच में मोहनिया हम पहुंच जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हम सही रास्ते पर हैं, बीच में मोहनिया आया। तो संगठन संगठित तरीके से कार्य करते हैं। तो पहला उसमें हम लाते हैं टॉपिक नियोजन, प्लानिंग। जब तक प्लानिंग किसी भी व्यवस्था में नहीं रहेगी तब तक आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। प्लान होना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम चरण पर क्या होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। कोई भी चीज़ हम सीखने जा रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी। संगठन उसी को कहते हैं। 3-4 चीज़ों को जब हम रखते हैं एक जगह तो संगठन बनता है। तो पहले हम क्या करते हैं, उसमें प्लानिंग को रखते हैं, नियोजन, प्लान बनाते हैं कि हमें यह चीज़ सीखना है, इसको हम कैसे सीख पाएंगे, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, मूलभूत उसमें तथ्य क्या हैं जिसका हम अनुसरण करेंगे तो हम यह चीज़ आसानी से सीख जाएंगे। प्लान बनाना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 क्रमबद्धता लानी पड़ेगी कि पहले हम क्या करें उसके बाद क्या करें। अन्यथा प्लान हमारा नहीं रहेगा तो पहले हम कुछ और करेंगे, दूसरी बार में कुछ और करेंगे और तीसरी बार में कुछ और करेंगे। हम अपने मुख्य उद्देश्य से डाइवर्ट भी हो सकते हैं। पहला उसमें प्लानिंग, नियोजन। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम चाहते हैं कि किसी बच्चे को हम साइकिल सिखा रहे हैं, साइकिल सिखाना है, हमें सिखाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले तो हमें ज़रूरी है कि उस बच्चे को साइकिल सिखाने के लिए कि हम साइकिल की व्यवस्था करें। योजना बनाते हैं हम कि साइकिल की हमें व्यवस्था करनी है। अब साइकिल की व्यवस्था करने में हमें यह ध्यान देना है कि वह साइकिल किस तरह का होगा। बच्चे की उम्र अगर 5 वर्ष है तो स्वाभाविक है कि उसे 5 वर्ष की उम्र के बालकों की ही साइकिल दी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसे 20 साल के लड़के की साइकिल दे दी जाए, तो वह साइकिल चलाने में असमर्थ होगा। तो सबसे पहले तो हम प्लान बनाते हैं कि बच्चे की उम्र कितनी है, उसके हिसाब से हमें साइकिल की व्यवस्था करनी है। छोटा साइकिल लेना है, बड़ा साइकिल लेना है, ये हम बच्चे की आयु के अनुसार तय करते हैं। यही योजना है। सिखाना हमें साइकिल है उसको, लेकिन हम योजना बना रहे हैं कि साइकिल कैसी होनी चाहिए। फिर देखते हैं कि बच्चे की शारीरिक योग्यता क्या है। बच्चे की शारीरिक योग्यता के अनुसार साइकिल का वजन कितना होना चाहिए, साइकिल भारी होना चाहिए, साइकिल हल्की होनी चाहिए, इत्यादि तथ्यों पर हम विचार करते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं कि बच्चे को साइकिल सिखानी है तो सड़क पर सिखाएं या गली में सिखाएं या किसी खाली स्थान पर सिखाएं। हम उसकी मानसिक योग्यता को जज करते हैं कि बालक कहाँ साइकिल आसानी से चला सकता है। यदि वह फील्ड में चला सकता है तो उसे हम फील्ड में लेकर जाते हैं, यदि वह गली में चला सकता है तो उसे गली में लेकर के जाते हैं। उसकी मानसिक योग्यता के अनुसार हम जगह का चयन करते हैं। तो साइकिल सिखाना उद्देश्य एक बनता है, लेकिन उसके पीछे कई तरह की प्रक्रियाएं चलती हैं जो हमें बताती हैं कि जब तक प्लान नहीं करेंगे तब तक हम बच्चे को वह चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। क्लासरूम में हम पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षक के तौर पर अगर हम देखते हैं, शिक्षक क्लासरूम में जाते हैं, वह उद्देश्य बनाते हैं कि आज हमें बच्चों को अधिगम के बारे में बता देना है।
तो अधिगम के बारे में बता देना है तो सबसे पहले तो प्लान बनाना होगा कि अधिगम को पढ़ाने के लिए हम कौन सी शिक्षण विधि अपनाएं। जो हमारे सामने बच्चे बैठे हैं उनकी आयु क्या है, शारीरिक क्षमता क्या है, मानसिक क्षमता क्या है, उनकी बुद्धि लब्धि क्या है, इतने सारे चीज़ों को जज करके हम शिक्षण विधि का चयन करते हैं। उन शिक्षण विधियों को हम प्रभावी तरीके से कैसे क्लासरूम में प्रदर्शित करें, शिक्षक इस पर विचार करते हैं। चार्ट पेपर के माध्यम से पढ़ाएं, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाएं, वाद विवाद के माध्यम से पढ़ाएं, लेक्चर मेथड से पढ़ाएं। देखिए, सिखाना हमें उसे अधिगम है, लेकिन उसके हम प्लानिंग में जब जाते हैं तो शिक्षण विधि का चयन करते हैं, शिक्षण युक्ति का चयन करते हैं, कई सारे बिंदुओं पर हम ध्यान देते हैं, तब जा कर के हम उस बच्चे को अधिगम सिखा पाते हैं। अन्यथा अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, कितने देर हमें पढ़ाना है, कितने देर तक क्लासरूम में रहना है, किस बच्चे से कौन सा सवाल पूछना है, कितने देर पढ़ा लेने के बाद सवाल पूछना है, ये सारी बातें हमारी दिमाग में रहती हैं। अगर ये बातें न रहें तो हम स्वाभाविक है कि अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अधिगम हमें सिखाना है, लेकिन हम बच्चों को अधिगम नहीं समझा पाएंगे। इसलिए अधिगम का संगठन होना जरूरी है। जो चीज़ हम सिखाने जा रहे हैं उसके लिए प्लान बनाना होगा कि हम किसको सिखाने जा रहे हैं, कैसे सिखाएंगे, कब सिखाएंगे, क्यों सिखाएंगे। इतने जब प्रश्नों का जवाब हम अपने दिमाग में लाते हैं तो हम आसानी से उस बच्चे को या जिसे भी हम सिखाना चाहते हैं आसानी से सिखा सकते हैं। तो अधिगम का संगठन होना जरूरी है, सीखने का संगठन। जो चीज़ हमें सीखना है उसमें संगठन, ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है कि पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। ये क्रमबद्धता जो है यह संगठन है। कई चीज़ों को जब हम एक जगह मिलाते हैं तो वो संगठन का रूप ले लेता है। उसी तरह पढ़ाने में हम शिक्षण विधि को लाते हैं, शिक्षण युक्ति को लाते हैं, संप्रेषण कौशल को लेकर के आते हैं, शिक्षण साधन का प्रयोग, उचित प्रयोग, इतने सारे चीज़ों को जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो संगठन का रूप ले लेता है। अधिगम का संगठन, प्रश्न यही है, अधिगम के संगठन से सीखने के लिए संगठन क्यों जरूरी है, क्या आवश्यकता है उसकी। तो क्लासरूम में जैसे मैंने बताया कि पहले पाठ्य पुस्तक हम रखते हैं, उसके बाद शिक्षण विधि रखते हैं, शिक्षण युक्ति रखते हैं, पढ़ाने के लिए उचित माध्यम का चयन करते हैं, दृश्य श्रव्य कौशल का चयन करते हैं। संगठनात्मक कार्य के अंतर्गत हम जब उसमें देखते हैं तो उचित शिक्षण व्यूहों का रचना और युक्तियों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर के क्लासरूम में शिक्षक जाते हैं और इन्हीं विधियों का प्रयोग करके आसानी से बच्चों के सामने किताब में लिखी हुई बात को आसानी से समझा देते हैं और बालक समझ जाते हैं। उदाहरण के माध्यम से शिक्षण साधन चयन एवं उपयोग, इसमें भी पारंगतता हासिल होनी चाहिए शिक्षक को कि कैसे हम शिक्षण के साधन का चयन करेंगे और उपयोग करेंगे। बच्चा छोटा है तो उसके लिए कौन सा साधन उपयुक्त रहेगा उसका चयन करना है। बच्चे बड़े हैं तो कौन सा साधन और हमें चयन करना है इसका हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद बारी आती है संपूर्ण व्यूह रचनाएँ। पूरी क्लास को मेंटेन करने के लिए कैसी हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे, क्या हमारी रणनीति होगी कि हमारी कक्षा डिस्टर्ब न हो। अनुशासन में रख करके सारे बच्चों को हम वह बात समझा दें। उदाहरण का चयन करके किसी भी माध्यम से शिक्षक के पास सारे हथियार होते हैं, वो समय समय पर अपने कौशलों का प्रयोग करके बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो 4-5 चीज़ एक शिक्षक जब ले करके क्लासरूम में जाता है तो वो संगठित रूप से जाता है, वो संगठन करके जाता है। कई सारे हथियारों को एक जगह, कई सारे कौशलों को एक जगह रख करके क्लासरूम में वह पहुंचता है। अधिगम का संगठन, हमें सिखाना है लेकिन हम प्लान बना कर जाते हैं, संगठन बना कर जाते हैं। कौन कौन सी चीज़ों का संगठन, तो उचित शिक्षण व्यूह रचनाओं और युक्तियों का चयन पहला, दूसरा शिक्षण साधन चयन और उपयोग, ये भी ध्यान देना है, और तीसरा संप्रेषण व्यूह रचनाएं, कैसे हम बच्चों को बोलेंगे, कैसे हम समझाएंगे, उदाहरण का चयन। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो शिक्षक साथ लेकर चलते हैं। अधिगम के लिए संगठन, अधिगम का संगठन, सीखने का संगठन, 3-4 चीज़ों को क्लासरूम में शिक्षक एक साथ लेकर जाते हैं। शिक्षक के दिमाग में वो संगठन बना रहता है और एक एक करके वो छात्रों के सामने उसको प्रदर्शित करते जाते हैं और बच्चे उसको समझते जाते हैं। इस तरह हम उसको देखते हैं कि जो है जो कुछ पहली अवस्था में प्लानिंग के बाद जो नियोजित कर दिया जाता है उसी को संगठित एवं व्यवस्थित रूप दिया जाता है या उसको कहा जाता है। इस प्रकार से वास्तव में शिक्षण अधिगम संगठन नाम से उसको कहिए तो यह एक क्रियान्वयन और प्रयोगात्मक अवस्था है जिसमें शिक्षक यह प्रयोग करते हैं कि कौन सी विधि, कौन सी युक्ति कैसे किस उम्र के बच्चों पर हमारी प्रभावकारी साबित हो रही है। कई तरह की चीज़ों को लेकर जाते हैं और बारी बारी से प्रयोग करते हैं और जिसका पृष्ठपोषण फीडबैक अच्छा मिलता है उसको वह सुचारू रूप से आगे चलाते रहते हैं।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में शिक्षण अधिगम से जुड़े हुए सभी उपलब्ध संसाधनों का शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की समुचित उपलब्धि हेतु उचित तरह से प्रयोग करने का प्रयत्न किया जाता है। यानी जो हम उद्देश्य बना करके क्लासरूम में गए हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन संगठनों को उचित एवं व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुतिकरण इसका किया जाता है, जिससे वह उद्देश्य शिक्षक को प्राप्त हो सके। जो चीज़ सिखाने के लिए वह क्लासरूम में गए हैं, आज हमें यह पढ़ा देना है, आज हमें यह सिखा देना है, उसके लिए जो चीज़ भी ज़रूरत पड़ती है, शिक्षण युक्तियों की, शिक्षण सामग्री की, शिक्षण कौशलों की, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, शिक्षक उसको आसानी से चतुरतापूर्वक उसे प्रस्तुत करते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता हासिल करते हैं। हम इसको परिभाषित करने के लिए ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि शिक्षण अधिगम का संगठन शिक्षण अधिगम प्रबंध प्रक्रिया की नियोजन के बाद आने वाली वह अवस्था या सोपान है जिसमें उपलब्ध शिक्षण अधिगम संसाधनों को संगठित व्यवस्थित किया जाता है या क्रियान्वयन करने के लिए प्रयत्न किया जाता है, जिससे कि उनके द्वारा निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की अधिक से अधिक अच्छी तरह से प्रभावपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हो सके। यानी हम उसको ऐसे करते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नियोजन प्लानिंग जब करते हैं तो प्लानिंग के बाद क्रियान्वयन की बारी आती है। क्रियान्वयन हम ऐसे करते हैं जिसमें शिक्षण अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित रूप में रख कर चलते हैं कि क्लासरूम में जाने के बाद पहले हमको क्या करना है, पहले परिभाषा देनी है, ये पहले उदाहरण देनी है, पहले उदाहरण देना है, उसके अनुसार हम यह तय करके चले इसका क्रियान्वयन कैसे करेंगे, कौन से शिक्षण युक्ति, कौन से शिक्षण कौशल का हम प्रयोग करेंगे, व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे, प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे, श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करेंगे, दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, कौन सी ऐसी शिक्षण युक्ति है जिसकी सहायता से हम उस टॉपिक को आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। तो प्लान करते हैं हम, प्लानिंग के बाद उसको एक क्रियान्वित रूप देते हैं और उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, जिससे शिक्षक को आसानी से अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो पाती है। उसमें हम देखते हैं कि विद्यालय में दो तरह के संसाधन मौजूद रहते हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। दोनों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। उसमें हम देखते हैं कि एक मानवीय संसाधनों के संगठन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसको भी कुशलतापूर्वक प्रयोग करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसमें देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों जैसे संस्था के जो प्राचार्य हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, विद्यालय की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त करना है, यह मानवीय संसाधन के रूप में आता है। यह भी संगठन है, इसका भी हमें संगठन करना है। माता पिता, अभिभावक वर्ग एवं समुदाय का विशेष जो है सहयोग प्राप्त करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त करना। नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे किस आयु वर्ग के हैं, क्या इनकी अभिरुचि है, क्या रुचि है, और हमें अधिगम के लिए कौन कौन से तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ेगा, कैसे कैसे तथ्यों को लाकर एक जगह रखना पड़ेगा, कैसे कैसे सामग्री को लाकर के एक जगह रखना पड़ेगा, जिससे हम एक संगठन तैयार कर सकें और उस संगठन के माध्यम से हम बच्चों को अधिगम करा सकें। इस पर हम ध्यान देते हैं। मानवीय संसाधनों के अतिरिक्त विद्यालय में जो मौजूद भौतिक संसाधन हैं उसको भी हम अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं। उसमें क्या हो सकता है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को इस तरह से रखना है कि एक अध्यापक पूरी तरह से सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान प्रदान करने में शिक्षक को पूरी सुविधा रहे। नहीं तो अगर शिक्षक असफल हो जाएंगे तो बच्चे उस चीज़ को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। कक्षा में सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए, प्रकाश, वायु, बैठने की व्यवस्था आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उचित शिक्षण साधन और संप्रेषण व्यू रचनाएं वर्ग में होनी चाहिए, जिसका शिक्षक चयन कर सके आसानी से और उस टॉपिक को समझा सके। पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, संग्रहालय होनी चाहिए, जिससे बच्चे जा करके वहाँ खोजपूर्ण अधिगम को बढ़ावा दे सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षक को उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन, आयोजन तथा उनके उचित उपयोग के संदर्भ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। सभी चीज़ हमारे पास मौजूद है, लेकिन किस चीज़ को पढ़ाने के लिए किस सामग्री की आवश्यकता है यह शिक्षक को तय करना है। कि हम भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं तो हमारे लिए चार्ट पेपर अच्छा रहेगा कि हमारे लिए ग्लोब अच्छा रहेगा, यह चयन शिक्षक को करना है। इसका संगठन बनाना है कि हम चार्ट को भी ले चलें, ग्लोब को भी ले चलें, मानचित्र को भी ले चलें और जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम प्रदर्शित
कर देंगे। 3-4 चीज़ ले गए तो वो संगठन के रूप में आ गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो संगठन हो गया। प्लान बना करके गए, पहले हम बच्चों को चार्ट दिखाएंगे, उसके बाद मानचित्र दिखाएंगे, उसके बाद पूरा ग्लोब दिखाएंगे। यह एक संगठन हो गया पढ़ाने का। 3-4 चीज़ों को शिक्षक लेकर के क्लास में प्रवेश करता है और बच्चों की आयु के अनुसार, बच्चों की मानसिक क्षमता के अनुसार कुशलतापूर्वक उसका धीरे धीरे प्रयोग करता है और बालक भूगोल के इस टॉपिक को समझने में सहायता प्राप्त करते हैं, आसानी से उस चीज़ को समझ जाते हैं। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में वांछित परिणाम पाने के लिए इन सभी सामग्रियों का प्रयोग अति आवश्यक है और शिक्षक को तत्परता, लगन और परिश्रम करना पड़ता है इसका चयन करने के लिए, इसका संगठन बनाने के लिए। और बाद में जब इसका प्रयोग वह करते हैं तो उनको आसानी से उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। समुचित शिक्षण व्यूह रचनाएं, युक्तियों का चयन, उचित शिक्षण साधन का चयन एवं उपयोग और संप्रेषण व्यूह की रचनाएं, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, कैसे हम अपनी भाषा को कैसे हम प्रस्तुतिकरण करें। समुचित युक्तियों का चयन, उसमें हम देखते हैं कि जो पढ़ाने की जो विधियां हैं, शिक्षण युक्तियां हैं, सरल से जटिल की ओर, जटिल से सरल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसका प्रयोग करते हैं। किसी विशेष शिक्षण व्यूह का चुनाव कर लेने के बजाय इस बात पर ध्यान देना होता है कि इसका हम क्रियान्वयन उचित तरीके से कर पाएँ। उसमें अगर हौच पौच वाली स्थिति आ जाती है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अभी शिक्षक ने क्या बताया और बाद में वह क्या बता रहे हैं। तो इस तरह से हमें पूरी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है और तब जाकर हम अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करते हैं। तो अधिगम के संगठन में हम यह आज देखें कि कौन कौन से तथ्यों की आवश्यकता, साधारण रूप में इसमें कोई कहीं से कोई समस्या नहीं है। अधिगम का संगठन, हमें कोई भी चीज़ सिखाना है तो उस चीज़ से संबंधित या उस चीज़ को सिखाने में जो भी विषय वस्तु हमारी सहायता प्रदान करे, उन सभी चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बना लेते हैं और समय समय पर बच्चों की आयु के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उसको हम प्रदर्शित करते जाते हैं और अंत में बच्चे उस चीज़ को सीख लेते हैं आसानी से और शिक्षक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल करते हैं। अधिगम का संगठन, सीखने का संगठन, जो चीज़ हमें सिखाना है उससे मिलते जुलते, उससे संबंधित सारे तथ्यों को हम एक जगह ले आते हैं, सारी मशीनरीज को एक जगह लाते हैं, सारी व्यवस्थाओं को एक जगह लाते हैं और समय समय पर उनका उपयोग करके बालकों को वह करना हम सिखा देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।